आज़ाद हिंदुस्तान को बनाने में जी उर्दू सहाफ़त का बहुत बड़ा रोल है। जी किसी और ज़बान से मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उर्दू ज़बान का जो रोल है उसको लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। जी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू ने दिया था। जी जी और अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको इसी हवाले से बहुत सारे तारीख पहला फांसी चढ़ने वाला, यानी जिसको तोप के मुंह पर रखा गया, मौलवी मौलवी मोहम्मद बाकर, जी। वो उर्दू का सहाफ़ी था। जी तो उर्दू सहाफ़त ने कुर्बानियाँ दी हैं, पहले भी दी हैं, आज़ादी के बाद भी दी हैं। मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ बुज़ुर्ग सहाफ़ी मीम अफजल साहब हैं और मैं उनकी रहाइशगाह दिल्ली में वाक़े न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं इनसे गुफ्तगू आज करूँगा। बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू होगी और जो मौजू है वो है कि उर्दू सहाफ़त ने अपने 200 साला जो सफ़र है उसको पूरा किया है। आप सब लोगों को मालूम है कि कलकत्ता से सबसे पहले 1822 में 27 मार्च 1822 में जामे जहानुमा अखबार जो है उसे एक नॉन मुस्लिम ने शुरू किया था और उसके बाद से 200 सालों की जो तारीख़ है उर्दू ज़बान की और उर्दू सहाफ़त की, वो साम्राज्यत के ख़िलाफ़ लड़ाई है, मुल्क की जो आज़ादी की जो लड़ाई है उसके साथ उर्दू सहाफ़त ने बिल्कुल पेश उस लड़ाई में उर्दू सहाफ़त रही है और उसके सहाफ़ियों ने बड़ी कुर्बानी दी है। और आज हमको उर्दू सहाफ़त की इन खिदमात को याद करने का मौका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मीम अफजल साहब ने अखबार नौ और नई दुनिया के साथ उर्दू की सहाफ़त की और एक ज़माने में इनकी जो तहरीर होती थी वो बहुत ज़्यादा लोग उसको पढ़ते थे और सियासत पर भी इसका बहुत बड़ा असर था। 40 साल से ऊपर इनका सहाफ़ती करियर है। आज के दौर में भी इनके मज़ामीन जो हैं वो बहुत सारे अखबारों में शाया होते हैं और बाद में उन्होंने सियासत में भी कदम रखा और वो राज्यसभा के मतलब रुकन भी बने और एम्बेसडर भी बने। तो सियासत और सहाफ़त दोनों का सर के पास तजुर्बा है सर। तो आप 200 साल जो उर्दू सहाफ़त के पूरे हुए सर, कुछ आप अपने तजर्बे से कुछ पैगाम हमारे दोस्तों को दीजिए जो बहुत कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, मैं कुछ करेक्शन कर दूं। जी मैंने शायद आपको बताया है कि 40 साल, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली मैं सहाफ़त से जुड़ा हुआ हूँ, आज भी अगर लिखता हूँ तो ये पीरियड 50 साल से ज़्यादा हो गया। 50 साल जी, तकरीबन 50 के करीब हो गया। वो बहुत छोटी उम्र में मैंने सहाफ़त शुरू की थी और जाहिर है कि बाद में मैंने उसको अपना कैरियर बनाया। सहाफ़त के बाद मुझे मौका मिला सियासत में आने का, तो वहाँ मैं पार्लियामेंट में मेंबर बना और मैंने बहुत लंबे अरसे तक सहाफ़त के बाद सियासत भी की। फिर मुझे एक मौके पर सिफारत के लिए कहा गया और मुझे प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया और मैं 4 मुल्कों का सफ़ीर रहा। उसके बाद वापस आने के बाद मैंने दोबारा फिर सियासत इख्तियार की और आज भी मैं सियासत में हूँ, लेकिन सहाफ़त ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। तो मतलब आपसे मैं पूछूं कि आपको क्या पसंद है, सियासत और सहाफ़त, जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स? बड़ा मुश्किल है ये काम। देखिए, जर्नलिज्म के अपने कुछ कहना चाहिए अपने उसूल होते हैं, अपना एक मज़ा होता है और सहाफ़त का सियासत का अपना एक अलग औरा है, एक अलग दुनिया है। लेकिन ये दोनों चूँकि बहुत करीब रहे हैं तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है ये फैसला करना कि सहाफ़त ज़्यादा ठीक है या सियासत ज़्यादा ठीक है। उर्दू ज़बान के बारे में और उर्दू अखबार के बारे में लोग कहते हैं कि उनका सर्कुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा तो लोग अंग्रेज़ी या हिंदी पढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और उस ज़बान के ज़रिए आपने लिखा और आपने कैसे इतना असर पैदा किया? जी देखिए, चाहे कोई अखबार छोटा हो या बड़ा हो, जी उसका अपना एक हल्का होता है जी और उस हल्के में अगर उसको मकबूलियत मिलती है, जी मिसाल के तौर पे उर्दू के अखबार को मकबूलियत हिंदी पढ़ने वालों में नहीं मिलेगी। जी उसके लिए तो उर्दू कारी ही तलाश करेंगे ना आप। जी जी तो जिस ज़बान में या जिस मकसद से कोई अखबार निकाला जाता है या कोई पर्चा निकाला जाता है, तो आप देखते हैं 10 तरह के पर्चे निकलते हैं। कुछ सियासी होते हैं, कुछ समाजी होते हैं,
कुछ फिल्मी पर्चे होते हैं, तो उनके पढ़ने वालों की रीडरशिप अलग अलग होती है। जब आप सहाफत करते थे तो किन किन बातों का ख्याल रखते देखिए, हैं, खासकर अगर नौजवान सहाफ़ी उर्दू के अगर लिखना पढ़ना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप देखिए, जी। हमने तो बहुत बुरा वक्त देखा है। हमने तो वो आज दौर से भी बुरा, हमने इतना बुरा वक्त देखा है। आज तो बहुत अच्छा दौर है, इसलिए कि हमने जब अखबार शुरू किया था जी तो बहुत सारे अखबार लिथू पे छपते थे पुराने तरीके से। जी कातिब किताबत करता था, जी जी उसको तैयार करने का जो पीरियड था जी वो एक लंबा प्रोसेस होता था। जी लिखने से लेकर के, राइटर के लिखने से पहले, जर्नलिस्ट के लिखने से पहले और लिखने के बाद, कातिब से होता हुआ, एडिटर की मेज से होता हुआ, जब वो छपने के लिए जाता था और छप कर के सब सुबह को आता था, तो ये एक 24 घंटे का प्रोसेस होता था। आज ये प्रोसेस जो है चंद मिनटों में भी हो सकता है, चंद घंटों में तो 100% हो सकता है। तो आज जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है, इससे सिर्फ उर्दू ज़बान को ही नहीं या उर्दू के अखबारों को ही नहीं, बल्कि हर ज़बान के अखबारों में एक जदीदियत। लेकिन दो परेशानी है उर्दू सहाफत के सामने जी। एक तो ओवरऑल जो पढ़ने का जो एक प्रिंट कल्चर था उसमें तनज़ुली आई है, उसमें डिक्लाइन आया है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमतें जो हैं, ख़ासकर ये जो हुकूमत है जिसको कहीं से भी हम उर्दू नवाज नहीं कह सकते हैं, उन लोगों ने भी एडवर्टीजमेंट जो छोटे छोटे अखबार थे उनको देना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, उनके ऊपर बहुत सारी शराइत को मतलब थोप दिया है। तो इससे भी वो अखबार फल फूल नहीं रहे हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये बेहतरीन दौर है? ये देखिए, बेहतरीन दौर तो ये इस लिहाज से है कि आपको अपनी बात कहने के लिए सहाफ़ती नुक्ता नज़र से प्लेटफॉर्म बहुत सारे दस्तयाब हो गए हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के को देखें, जो प्रिंट मीडिया का एक दौर था, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो कम होता जा रहा है। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है कि उर्दू सहाफ़त सभी के लिए हो रहा है, और ये अभी और बढ़ेगा। आप ये देखेंगे कि प्रिंट सहाफ़त जो है आहिस्ता आहिस्ता अगले 20 साल में, मैं समझता हूँ प्रिंट की सहाफ़त तकरीबन ख़त्म हो जाएगी और सब चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी पर आ जाएगी। वो टीवी पे आ जाएगी, वो मोबाइल में अंदर आ जाएगी, वो दूसरे जो गैजेट्स हैं उसके अंदर आ जाएगी। और ये जो प्रिंटिंग वाला मामला है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। आज भी कोई किसी अखबार को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे डेली अखबार की उम्र आपको पता है कितनी होती है? सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे। वीकली की उम्र 1 वीक हुआ करती थी, अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। मंथली की उम्र 1 महीना चलती थी। एक फिल्मी रसाला घर में पड़ा रहता था, एक फिल्मी मैगजीन घर पे पड़ा रहता था, महीना भर पड़ा रहता था, जब तक अगला इशू नहीं आता था लोग उसे देखते रहते थे, पढ़ते भी रहते थे, दूसरे लोग आते थे वो पढ़ते थे। ये दौर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। आज किसी के पास ना तो इतना वक्त है। तो आप ये बताइए कि उर्दू सहाफ़त के पास वसाइल जो हैं, रिसोर्सेज हैं, वो दीगर अंग्रेज़ी और हिंदी से कम है और प्रिंट कल्चर भी नीचे जा रहा है। तो इस मतलब मुश्किल की घड़ी में कुछ मुश्किल की घड़ी में कुछ आपने पहले सवाल के अंदर एक बहुत अहम बात पूछी थी जी कि उर्दू अखबारों को उसकी रीडरशिप कहाँ है। आपने कुछ ऐसा सवाल किया था कि क्या दिक्कत है। जी। दिक्कत यह है कि उर्दू आहिस्ता आहिस्ता कम पढ़ी जा रही है। अगर उर्दू कम पढ़ी जाएगी तो उर्दू का अखबार भी कम पढ़ा जाएगा, उर्दू के रसाइल भी कम पढ़े जाएंगे। उर्दू अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आती है तो वो भी कम ही देखी जाएगी और कम पढ़ी जाएगी, क्योंकि पढ़ना तो बुनियाद है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर आप सिर्फ सुनने लगेंगे और जो चीज़ पढ़ने में ना आए, खाली सुनने के लिए हो, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी वो घटती जाती है। तो ये उर्दू के साथ ही नहीं है, ये रीजनल लैंग्वेजेस को मजबूत करने का काम जिन रीजन्स का है, अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका जवाल शुरू हो जाएगा। उर्दू को पढ़ने का जो जिम्मेदारी है वो उर्दू वालों की है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में ये है, आपने इस हुकूमत की बात की, मैं तो पिछले 40-50 साल में हर हुकूमत को देख रहा हूँ कि उर्दू के लिए उनकी दिलचस्पी उतनी नहीं है जो किसी दूसरी ज़बानों के लिए होती है। लेकिन कई बार तो ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर उर्दू अखबार भी है, ऐसी रिपोर्टें भी आती है। तो इतना भी उर्दू को छोटा नहीं समझना चाहिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, इस पर मैंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन किया था। जी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अखबार उस ज़माने में हिंदी में निकलते थे, जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 थी।
सेकंड नंबर पर उर्दू के अखबारात निकलते थे जिनकी तादाद 2500 थी, 2500 से ज़्यादा थी। तीसरे नंबर पर एक बड़ी सहाफ़त का नाम आता है, वो थी अंग्रेज़ी। डेली अखबारों की तादाद उस वक्त अंग्रेज़ी के सिर्फ 200 थी और उसके बाद 17 ज़बानें और थीं। उनमें सबसे ज़्यादा जो इश्तहार मिलता था वो अंग्रेज़ी और हिंदी को मिलता था, लेकिन अंग्रेज़ी का बजट जो था 5 करोड़ से ज़्यादा का था, हिंदी का बजट 4.25 करोड़ का था और बाकी 18 ज़बानों का बजट 4.25 करोड़ था। उसमें उर्दू का नंबर 6-7वें नंबर आप पर कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सौतेला नहीं, ये हर ज़बान के साथ किया जा रहा है। इससे भी आगे चल के मैं आपको एक बहुत दिलचस्प इंकशाफ कर रहा हूँ, चूँकि आप यंग हैं और आपने वो ज़माना देखा नहीं। मैंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हुए कहा था कि मैं उर्दू की तलाशी ले रहा था कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन आज मुझे उर्दू का नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इश्तहारात अगर दिए गए हैं तो वो अंग्रेज़ी ज़बान को दिए गए हैं, जो हमारी ज़बान नहीं है। हिंदी को भी उसके मुकाबले में नहीं दिया गया, जो कि नेशनल लैंग्वेज है। और उसके बाद पंजाबी, तेलुगु और उसके बाद तमाम। लेकिन आखिर में एक ऐसी ज़बान मैंने देखी जो सब ज़बानों की माँ है, जिसमें इस मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदुओं की सभ्यता, उनका कल्चर और उनका रिलीजन महफूज है। वो ज़बान है संस्कृत। संस्कृत में भी उस ज़माने में पर्चे निकलते थे। आपको मालूम है कितने पर्चे निकलते थे? 7। और उन 7 पर्चों को अंग्रेज़ी के 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुकाबले में 704 रुपए के इश्तहार दिए गए थे एक साल के अंदर। DAVP जो सरकारी इदारा है। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा था, जिन लोगों ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा वो अपनी बहनों को क्या छोड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक मतलब साम्राज्य जो सोच है हमारी, जो कॉलोनियल सोच है, आज भी है, इससे हम मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम उससे बाहर नहीं निकलते। आज भी हम वही काम करते हैं कि हम अपने बच्चों को उर्दू या हिंदी या संस्कृत या दूसरी ज़बानें पढ़ाने की बजाय सबसे पहले अंग्रेज़ी सिखाते हैं। सबसे पहले अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने सुहेल अंजुम साहब का एक मजमून पढ़ा अभी, वो कह रहे हैं कि आप हुकूमत से क्या शिकवा करेंगे, खुद मुसलमान लोग अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। मैं तो आपको अभी आगे यही कहने वाला हूँ मैं कि लेकिन मैं उसकी वजह बताऊंगा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ाते, वही बता रहा हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर उन्होंने अगर ये कहा आपसे कि उर्दू नहीं पढ़ा रहा है, तो मैं उर्दू अकेडमी का चेयरमैन भी था, दिल्ली का वाइस चेयरमैन था, और हुकूमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए का बजट उस ज़माने में उर्दू का होता था, उर्दू अकेडमी का। लेकिन सारी उर्दू की जो दिल्ली की आबादी है मिल कर के उर्दू पर 2 लाख रुपए भी खर्च नहीं करते थे। तो जब आप मॉनेटरी हवाले से उर्दू की ज़बान को फ़रोग़ के लिए कोई काम नहीं करोगे तो उर्दू में लोग क्यों आएंगे। जब आप उर्दू पढ़ेंगे और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए, किसी भी ज़बान के तरक्की करने के लिए उसको रोज़गार से जोड़ना ज़रूरी होता है। सबसे बड़ा और बुरा काम जो सरकारों की तरफ से हुआ है, उन्होंने उर्दू को रोज़गार से नहीं जोड़ा, और उसके जोड़ने के लिए जो तहरीक की ज़रूरत थी वो उर्दू वालों ने नहीं चलाई। हमने ज़बान के फ़रोग़ की बातें तो बहुत की, लेकिन इसके लिए तहरीक नहीं चलाई कि हमारी ज़बान को, उर्दू को रोज़गार से जोड़ा जाए। जो सेकंड लैंग्वेज बनाने की बात होती थी कुछ स्टेट्स के अंदर, वो एक ज़रिया था कि आप उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान अगर बनाते हैं किसी स्टेट में तो वो रोज़गार के साथ थोड़ा बहुत जोड़ती है। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ कि हमने कोशिश की, बहुत ज़बरदस्त कोशिश की, उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाया गया शीला दीक्षित के ज़माने में। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में एक उर्दू के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, वो जब नहीं है तो आज भी उर्दू सेकंड लैंग्वेज होने के बावजूद दिल्ली में रोज़गार से जुड़ी हुई मालूम नहीं होती। और ये तरक्की ना करने की वजह है। और जब उर्दू तरक्की नहीं करेगी तो मैंने कहा आपको कि उर्दू सहाफ़त भी तरक्की नहीं करेगी। लेकिन मैं जो सुनहरे दौर की बात कर रहा हूँ वो उन परेशानियों की बात कर रहा हूँ जब उर्दू के अखबार बहुत कम छपते थे। तो आप सियासत के जो लोग हैं, सियासतदान जो हैं, उनके भी बहुत करीब हैं, कुछ पैगामात दीजिए, चाहे ये अभी की हुकूमत हो या सेकुलर हुकूमत जो आगे के दिनों में जब आएगी मरकज़ में, उन लोगों के लिए अपने तजर्बे से और जो 200 साल
जो तकरीबात मनाई जा रही है और जो उर्दू का जो 200 देखिए, साल का मैं सफर उर्दू पूरा के हुआ। हवाले से और सहाफ़त के हवाले से कहूँगा कि 200 साल तकरीबात के मौके पे जी, एक प्लेज, एक कसम हमको उठानी चाहिए, कि किनको कर लेनी चाहिए? सबको जो उर्दू के Readers, साफ़ी हैं। नो मतलब नो, कारी भी उर्दू रीडर्स नहीं, हाँ। जो उर्दू सहाफ़त करते हैं, अच्छा, जो उर्दू के अखबारात सहाफ़ी, निकालते हैं, जी, जी, वो हैं, जी, और उर्दू के पढ़ने वाले हैं, कारी, जी, उनको जी, पहली बात तो क़ारीन के लिए तो यह है जी, कि वो कम से कम उर्दू अखबार को ख़रीद कर पढ़ें। जी। ये नहीं कि वो 3 अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ लें और उर्दू का एक अखबार अपने और घर में कुछ ना लोग बनाएं। समझते हैं कि उर्दू का अखबार पढ़ेंगे तो लोग समझेंगे कि इनको अंग्रेजी नहीं आती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम तो बड़े शान के साथ उर्दू का अखबार अपनी गाड़ी में रखते हैं जी, और उर्दू रास्ते में पढ़ते हुए चलते हैं, ताकि 4 लोग देखें और कहें कि ये उर्दू वाला है। अब उसके बाद वो क्या सोचता है वो मैं उस पर छोड़ता हूँ, लेकिन तो मेरी मतलब पहली चीज है उर्दू को पढ़ें। उर्दू पढ़ना बुनियादी चीज़ है। जी, दूसरी बात ये कि अगर उर्दू एज ए मीडियम जी, पढ़ने से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि उनको रोज़गार नहीं मिलता, जी, तो वो अपने बच्चों को उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़ाएं, उर्दू एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पढ़ाएं। जी, और साफ़ियों के लिए है कि वो इसके लिए प्रोपेगेट करें। जी, हर अखबार के अंदर जहाँ इतनी खबरें होती हैं, जी, एक कालम उर्दू के फ़रोग़ के लिए भी होता है, जी, और वो मुसलसल छपे, उसमें लोग लिखते रहें, जी, तो उससे भी उर्दू का फ़रोग़ किया जा सकता है। लेकिन मैंने भी इस पर नहीं सोचा, अभी ख्याल आया तो मैंने आपके सामने ये तजवीज़ रख दी। जी। उम्मीद करते हैं कि आपके जो पैगामात हैं उसको लोग सुने और आप भी इसमें पहल करें और बाकी लोग भी पहल करें। आखिरी सवाल, 200 साल सफ़र उर्दू सहाफ़त का पूरा हुआ, इस मौके पे कुछ अगर पैगामात अगर आप देना चाहते तो मुख्तसर। देखिए, 200 साल के अंदर हम सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहते हैं जी, जी, कि बरादरान वतन को, यानी हिंदुस्तान में उर्दू के अलावा जो दूसरे लोग हैं, जी, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आज़ादी ना होती तो अच्छा बुरे जो दौर हमने आज़ादी में गुजारे हैं, जिनको कुछ एरिया, कुछ लोग आज की जो आज़ादी के दौर में रूलिंग क्लास है उसके बारे में हम अपना रिजर्वेशन रखते हैं, कुछ आज के लोगों का पिछले वालों के बारे में रिजर्वेशन है, इन सब बातों से हट करके एक बात ध्यान में रखिए, ये सब बात करने का मौका भी आपको जब ही मिला है जब आप एक आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं। और इस आज़ाद हिंदुस्तान को बनाने में जी, उर्दू सहाफ़त का बहुत बड़ा रोल है। जी, किसी और ज़बान से मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उर्दू ज़बान का जो रोल है उसको लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। जी, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू ने दिया था। जी, जी, और अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको इसी हवाले से बहुत सारे तारीख, पहला फांसी चढ़ने वाला यानी जिसको तोप के मुंह पर रखा गया, मौलवी मोहम्मद बाकर, जी, वो उर्दू का सहाफ़ी था। जी, तो उर्दू सहाफ़त ने कुर्बानियाँ दी हैं, पहले भी दी हैं, आज़ादी के बाद भी दी हैं। जी, आज़ादी की बाद में उनकी कुर्बानियाँ दूसरे तरह की थी। जी, पहले तो वो अपनी जान का नजराना देते थे, गिरफ्तार होते थे, जेलों में जाते थे, अखबार बंद कर दिए जाते थे। आज़ादी के बाद भी बहुत से अखबार बंद किए गए, जी, बहुत से लोगों पर मुकदमात चले, लेकिन उसके बावजूद उर्दू सहाफ़त का एक रोल इस मुल्क की सियासी फ़ज़ा को बनाने में रहा है और आगे भी रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, मीम अफजल साहब बुजुर्ग सहाफ़ी, सियासतदान, MP, एम्बेसडर, उनसे मैं उनकी रहाइशगाह यहाँ दिल्ली में वाक़ आपको फ्रेंड्स कॉलोनी में मैं बात कर रहा था, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि उर्दू ज़बान से मुल्क की जो आज़ादी की जो एक गर्मी और उसके अंदर से एक हरारत निकली हुई है, और जो भी नारे आज हम देते हैं, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इसके कहीं ना कहीं तार जो हैं उर्दू सहाफ़ियों के साथ जुड़े हुए हैं। आज पूरे मुल्क में 200 साल तकरीबात मनाई जा रही है। हैदराबाद में मनाई जा रही है, दिल्ली में मनाई जा रही है, भोपाल में मनाई जा रही है, कलकत्ता में मनाई जा रही है, और दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मासूम मुरादाबादी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी क़यादत की वजह से और उन्होंने जो इसमें एक दिलचस्पी दिखाई है, इसको लेके आने वाले दिनों में यानी 30 मार्च को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक दिन का पूरा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें भारत के न सिर्फ बड़े सहाफ़ी बल्कि बड़े बड़े सियासतदान, नामवर हस्तियां आ रही हैं, और उनको एजाज़ात से भी नवाजे जाएंगे। उस दिन उर्दू सहाफ़त के सामने दरपेश चैलेंजेस के बारे में भी बात होगी, और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई जाएगी, और आपको जो रेयर अखबारात हैं उनके भी नुस्खे जो हैं वहाँ पे उसका डिस्प्ले किया जाएगा। तो इस बेहतरीन मौका को आप हाथ से न जाने दीजिए, और ये आपको एक और मौका देगा जहाँ पे हम उर्दू जो बिरादरी है वो मिल बैठ के जो ये जो अखबार है उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे,
और मीम अफजल साहब की बात को सुन के लगता है कि उर्दू का जो मुस्तकबिल है बहुत ही ताबनाक है, बहुत ही रोशन है। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। थैंक यू सर।